बच्चों, आज हम पार्ट 2 बचपन का भाग 2 पढ़ेंगे, है ना। भाग एक में हमने क्या पढ़ा था, याद है आप लोगों को? नहीं ना, है ना। हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं एक बार, है ना। इस पाठ में की लेखिका कौन थी, याद है आपको? इस पाठ की लेखिका कृष्णा सोपती थी, है ना। और उन्होंने क्या बताया था कि उन्हें अपने बचपन में के बारे में बताया था लेखिका ने। और लेखिका का जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था, है ना। अभी लेखिका की उम्र कितनी होगी? शायद आपकी दादी या नानी की उम्र की होगी, है ना। और उन्होंने कहा, फिर बताया उन्होंने कि इस ज़माने में और उस ज़माने में काफ़ी अंतर था, मतलब पहनने ओढ़ने तक में अंतर था। तो उसने कहा कि काफ़ी बदलाव आ गया। पहले उन्हें कैसे पसंद था, रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद था, है ना। लेकिन अब उन्हें क्या है, सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना पसंद है ना। और पहले वो क्या पहनती थी, फ्रॉक पहनती थी, निक्कर पहनती थी, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनती थी। लेकिन उन्हें अब क्या पहनना पसंद है, चूड़ीदार और घेरदार कुर्ता पहनना पसंद है ना। और उनकी तो उन्हें अपने बचपन की कुछ फ्रॉक भी अभी तक याद है कि कौन सी फ्रॉक उन्हें बहुत पसंद थी। एक हल्के नीले रंग की और पीली धारी वाली फ्रॉक थी, वो भी उनको याद थी, है ना। उस पर गोल कॉलर थी और बाजू भी गोल कफ वाली थी। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक था, है ना। और जिसके नीचे उन्होंने क्या लगा रखी थी, फ्रिल लगी हुई थी, है ना। और उन्होंने कहा कि उन्हें रंग बिरंगे रिबन लगाना भी बहुत पसंद था। एक और फ्रॉक था उनका लेमन कलर का, जिसमें बड़े बड़े प्लेटों वाला था, और वो गर्म फ्रॉक था, है ना, जिसके नीचे एक फर टंगी थी, है ना। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये सब चीज़ें याद थी। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें क्या याद है, अपनी मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। स्टॉकिंग मैंने बताया था ना आपको, जो लंबी लंबी लड़कियों की जुराबें होती है ना, लंबी वाली, वही, है ना। बचपन में हमें अपने मोजे खुद उन्हें धोने पड़ते थे और किसी भी नौकर या नौकरानी को मतलब धोने के लिए नहीं दे सकते थे। इसके लिए उन्हें सख्त मनाही थी, है ना। और इतवार की सुबह वो क्या करते थे, वो इसी काम में लग जाते थे, अपने मोजे धोने में और जूतों को पॉलिश करने में लग जाते थे, है ना। और उन्हें नए जूते ज़्यादा से ज़्यादा पुराने जूते पहनना पसंद था, क्योंकि नए जूते पहनने से क्या होता था, उनके पैरों में छाले पड़ जाते थे। बचपन की तरह उन्हें आज भी क्या करते, बूट पॉलिश करना पसंद था, है ना। और हर शनिवार को उन्हें क्या पीना पड़ता था अपनी सेहत को ठीक करने के लिए, ऑलिव ऑयल और या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, है ना। और जिसकी गंध से उनके क्या होता था, जी मतलने लगता था, मतलब जी उल्टी आने का मन करने लग जाता था, है ना। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद उन्होंने ये बोला कि उनके घरों में उन दिनों ग्रामोफोन थे। तो उन्होंने क्या बताया कि उन दिनों उनके घरों में ग्रामोफोन थे, मतलब रेडियो टेलीविज़न जो इस तरह से आजकल होते हैं ना, वो कुछ भी नहीं होता था उस ज़माने में, है ना। अब बचपन में उन्होंने कहा कि अब काफ़ी बदलाव आ गया। जो बचपन की उनकी कुल्फ़ी थी वो आइसक्रीम में बदल गई, है ना। कचौड़ी और समोसा पेटीज़ में बदल गया है ना। और जो उनके शरबत होते थे वो कोक और पेप्सी में बदल गए, है ना। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था कि उन्हें चॉकलेट खाना भी बहुत पसंद था। क्या पसंद था उन्हें? चॉकलेट खाना भी बहुत पसंद था, और उन्हें हफ्ते में एक बार चॉकलेट लेने की छूट भी थी, है ना। फिर उन्होंने बताया कि उन्हें क्या पसंद था, अनारदाने का चूर्ण पसंद था, फलों में काफल पसंद था, है ना, और कसमल पसंद था। उन्होंने कहा कि उन्हें चना जोर गरम की जो पुड़िया थी वो तब भी उन्हें पसंद थी और अब भी उन्हें काफ़ी पसंद है। फिर उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने कहा कि शिमला के रिज पर उन्होंने बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की है ना। और उन्होंने कहा कि शिमला के जो बच्चे हैं, कभी ना कभी वो उन्होंने घुड़सवारी ज़रूर की होगी। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते थे, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत थे। उनकी बात फिर कभी उन्होंने कहा कि हम पता नहीं क्यों उन घोड़ों को कमतर समझते थे और उन पर हंसते थे। उन्होंने कहा कि उनकी नानी के जो घोड़े थे वो काफ़ी हष्ट-पुष्ट थे और खूबसूरत थे। तो उन्होंने कहा उनकी बातें हम बात फिर कभी करेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि शाम को जो रंग बिरंगे जैसी शाम होती थी, है ना, और रंग बिरंगे गुब्बारे होते थे और सामने जाखू का जो पहाड़ है वो दिखाई देता था, और उस सबसे ऊंचाई पे क्या था, चर्च था, है ना। और चर्च पे जब घंटियां बजती थी तो ऐसा लगता था कि प्रभु यीशु स्वयं वहाँ पर आकर कुछ कह रहे हों।
सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान में फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। उन्होंने कहा कि जैसे सूर्यास्त होता है, जैसे सूर्यास्त होने लगता है तो सुनहरी जो गुलाबी और सुनहरी जो धारियां हैं आसमान में फैल जाती हैं और दूर दूर तक फैले हुए पहाड़ों के जो मुखड़े हैं वो धीरे धीरे मतलब गहराने मतलब अंधेरा होने लग जाता है, जिससे वो कम दिखाई देते हैं, है ना, काले पड़ जाते हैं देखते देखते ही। और फिर जब आस पास की जो पहाड़ियाँ थी, लोगों के घर होते थे, तो उनमें लोगों की जब लाइट जलती है तो सब बत्तियाँ टिमटिमाने लग जाती थी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भी भीड़ से उभरता कोलाहल। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा तो हमें क्या लगता था, जो शिमला का जो रिज था वहाँ पर जो दुकानें थी, है ना, और उनके जैसी रात होती थी तो दुकानों की लाइट और रोशनी से वो चमक चमक उठता था। और उसने कहा सबसे ज़्यादा सुंदर क्या लगता था, स्कैंडल पॉइंट में जो लोगों की भीड़ हो जाती थी और कोलाहल मतलब उनका शोर उठने लगता था वहाँ पर, है ना। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। तो उन्होंने सर्वर शायद जो उनका इंटरव्यू ले रहा हो, है ना, तो उसकी बात कर रही होगी वो कि स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में क्या था, शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल बना हुआ था जिसकी पटरियाँ उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, है ना। तो उसने कहा बिल्कुल वैसी बना के रखा होता है कि पटरी बनी थी, पटरियों पे छोटे छोटे जो डिब्बे होते हैं ट्रेन के वो बने थे। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर पर बनी हुई सुरंगें। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल उन्होंने उसी तरह से बना रखा था, एक लाल टीन का उन्होंने छत वाला स्टेशन बना रखा था छोटा सा, वैसे ही सिग्नल देता हुआ एक खंबा था और थोड़ी दूर पर एक सुरंग बना रखी थी। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। उन्होंने कहा उनके ज़माने में सबसे तेज जो चलने वाली रेलगाड़ी थी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते थे। उन्होंने कहा कि कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिल जाते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते, है ना। उन्होंने कहा जब भी वो दौड़ते तो दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। उन्होंने कहा कि जब भी दिल्ली में क्या था, अक्सर वहाँ पर हवाई एरोप्लेन उड़ते रहते थे, हवाई जहाज उड़ते रहते थे, तो बच्चे जैसी उसकी आवाज़ आती थी तो बाहर दौड़कर उसको देखने के लिए आ जाते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत बड़ा सा पक्षी पंख फैलाकर उड़ रहा हो। यह देखो, और वह गायब। जैसे हम उसको देखने के लिए आते थे थोड़ी देर में वो गायब हो जाता था। उसकी स्पीड इतनी तेज़ लगती थी, मतलब इतना तेज स्पीड माने उसकी जो दौड़ने की जो गति थी वो काफ़ी तेज होती थी। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के सामने एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। उन्होंने कहा कि उसी गाड़ी के जो मॉडल था उसी के सामने एक दुकान थी जो उस दुकान को कभी नहीं भूलती। क्यों नहीं भूलती? क्योंकि वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। उन्होंने कहा कि ठीक उसके सामने वो इसलिए नहीं भूलती क्योंकि उनका जो उनको पहला चश्मा लगा था आँखों का, तो वह उस दुकान को कभी नहीं भूलती। और वहाँ के जो डॉक्टर थे वो क्या थे, एक अंग्रेज़ थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। उन्होंने कहा कि मुझे शुरू में चश्मा लगाना बहुत अजीब लगता था। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आँखों में कुछ तकलीफ़ है। उन्होंने कहा जब मैं चश्मा लगाया तो जो भी देखता वो कहता कि क्या दिक्कत है, कोई आँखों में प्रॉब्लम हो गई, आपकी कोई परेशानी हो गई कि आपने आँखों में चश्मा क्यों लगा रखा है। इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। और जो भी देखता बड़ा, कोई छोटे उन्हें कहते अच्छा इतनी छोटी उम्र में चश्मा लग गया, ऐसा करा करो कि दूध पिया करो, है ना। मैं डॉक्टर साहब को कहा दोहरा देती हूँ, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। उन्होंने कहा कि जब मैं इस तरह से, और उनको जब लोग मुझे बोलते थे कि दूध पियो तो मैं उन्हें कहती थी कि डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि कुछ दिन पहनोगी तो आपका चश्मा उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरी आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने उन्हें पूरा आश्वासन दिया था क्यों, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा, है ना। उन्होंने कहा था कि आपका चश्मा उतर जाएगा डॉक्टर साहब ने, लेकिन वो चश्मा तो अभी तक नहीं उतरा और नंबर बस कम ही होता रहा, मतलब नंबर उनका कम होता रहा।
मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। उन्होंने फिर इसको जिम्मेवार ठहराया। उसके लिए उन्होंने कहा कि आप आंखों में चश्मा लगने का कारण जिसकी जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करोगी तो इसके अलावा और क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि जब आप दिन की रोशनी में नहीं पढ़ोगे बल्कि रात को टेबल लैंप के आगे बैठ के पढ़ोगे तो इसके अलावा और क्या होगा। चश्मा नहीं लगेगा तो और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। उन्होंने कहा जब मैंने चश्मा लगाया था तो मेरे जो चचेरा भाई था तो उन्होंने मुझे छेड़ा, मतलब चिढ़ाया उन्हें कि देखो देखो ये कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो उसका चचेरा भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाता था कि आँख में चश्मा तो लगाया है ताकि आपको सूझे दूर की, और आपको ये नहीं मालूम कि आपकी शक्ल किस तरह की लग रही है, लंगूर की तरह लग रही है। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। उन्होंने कहा कि मुझे वैसे तो गुस्सा तो मुझे आ रहा था, है ना, कि ये मेरे पे क्यों चिढ़ा रहा है मुझे इस तरह से, लेकिन उन्होंने कहा कि शेर बुरा ना लगा। मतलब जो शेर माने एक पंक्तियाँ होती है ना, कविता की पंक्तियों टाइप की होती है, उन्हें बोलते शेर। तो उन्होंने कहा कि जो उन्होंने मुझे पंक्तियाँ कही हैं वो मुझे इतना बुरा भी नहीं लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने कहा जब वो चले गए तो मैं अपने कमरे में गई और शीशे के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी फिर पहनी, फिर उतारी, देखती ही रही। उन्होंने कहा कि जब वो चले गए तो शीशे के सामने जाकर उन्होंने ऐनक में अपने चश्मे को बार बार उतारा पहना अपने आप को देखती रही कि वो किस तरह से लग रही हैं। सूरत बनी लंगूर की, नहीं 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 नहीं, हाँ 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 हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। फिर उन्होंने कहा कि उनके छोटे भाई का वहाँ पे टोपा रखा था तो उन्होंने अपने सिर पर रखा, और कुछ अजीब सा भी लगा और कुछ अच्छा भी मजाकिया टाइप का भी उन्हें लगा। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। उन्होंने कहा कि अब तो चश्मा पहनने की उन्हें इतनी आदत लग गई है कि अब वो चश्मे आपके उनके चेहरे पर वो बिल्कुल घुल मिल गया है। लेकिन जब वो कभी चश्मा उतारती हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ उन्होंने नहीं पहना है, खाली खाली सा लगने लग जाता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। उन्होंने कहा कि वो मुझे याद आ गया जब उन्होंने अपने भाई का टोपा पहना था, और चश्मा कैसा था, काली फ्रेम वाला चश्मा था, और सूरत कैसी लग रही थी, लंगूर की तरह। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। जब उन दिनों शिमला में रह रही थी तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर पर टोपी लगाना बहुत पसंद है। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास कई कलर की डिफरेंट रंगों की क्या है, टोपियाँ हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। उन्होंने कहा कि कहाँ दुपट्टे के ओढ़ने की जगह और कहाँ वो जो हिमाचली टोपियाँ देखी है ना आपने, वही पहनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हाँ, आपकी बुक में अभ्यास प्रश्न के कुछ प्रश्न हैं, इनके आंसर मैंने लिखे हैं, है ना। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी, याद है आपको क्या क्या काम करती थी वो। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह पहले क्या करती थी, अपने मोजे धोती थी और फिर क्या करती थी, जूतों को पॉलिश करने का काम करती थी, है ना। फिर तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है, याद है आपको क्या क्या उदाहरण दिए थे उन्होंने। लेखिका के अनुसार आज और कल के समय में जो दूरी है वो इस प्रकार थी, है ना। उस समय मनोरंजन का जो माध्यम था क्या था, ग्रामोफोन था, परंतु आज उनका स्थान रेडियो और टेलीविज़न ने ले लिया। पहले बच्चे कुल्फ़ी खाना पसंद करते थे, परंतु आज उसकी जगह किसने ले ली है, आइसक्रीम ने ले ली है। पहले सैतूत और फालसे और खसखस का शरबत होता था और उनकी जगह पर क्या बन गया, पेप्सी और कोक ने ले ली है ना। एक मैंने लाइन नहीं लिखी है, जैसे आपका वो था पेटीज, वही समोसा और कचौड़ी की जगह किसने ले लिया है, पेटीज ने ले लिया है ना। वो भी इसमें आ सकता था, ठीक है। पार्ट में पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई ने उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे, अभी मैंने पढ़ाया था आपको कुछ देर पहले। लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी आंखें क्या हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। इसी वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा।
है ना। मैंने आपको बताया था ना कि टेबल लैंप के सामने वो पड़ती थी जिससे उनकी आंखें कमज़ोर हो गई थी। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे कि आंखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। वो इस तरह से उनको चिढ़ाया करते थे, है ना। आपका इसमें संस्मरण से आगे है आपका, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो, है ना। अब आपको इनके नाम लिखने हैं, आपको जो जो पसंद है आप उसको लिखोगे। इस प्रश्न को आप स्वयं करोगे, है ना। फिर इसमें दूसरा प्रश्न था, अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो, है ना। इस प्रश्न को भी आप अपना करोगे, है ना। आपकी जो बचपन की कोई घटना होगी जो अभी तक आपको याद है ना, मन को मोहने वाली जो घटना होती है उसको आप याद करके, मतलब याद करना और उसको लिखना, है ना। फिर आपका इसमें अनुमान और कल्पना वाला प्रश्न है। देखो प्रश्न एक इसमें, है ना, सन 1935 और 40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। मतलब वो काफ़ी पुराना था, है ना, समय। तो उस समय में क्या क्या होता था उन्होंने बताया तो था कि वो अत्यधिक शिमला क्या था, बहुत ज़्यादा सुंदर और आकर्षक था, है ना। आज भले ही हर प्रत्येक चीज़ का नवीनीकरण, मतलब आधुनिक चीज़ें हो गई हैं, लेकिन उस समय चॉकलेट, पेस्ट्री के विशेष रेस्तरां, खट्टे मीठे लाल का फल, चना जोर गरम, अनारदानों का चूर्ण खाने लुभावना था, है ना। खाना क्या था, लुभावना था उस समय। दूसरी ओर रिच पर घूमना, घोड़े की सवारी करना, जाखू का पहाड़, ऊंचाई पर स्थित चर्च, मॉल, स्कैंडल पॉइंट आदि ऐसे स्थान थे जो उनका अलग ही आकर्षण रखते थे, है ना। उन्होंने बताया था ना ये सब चीज़ें, वही चीज़ें इसमें लिखना था, ठीक है। फिर इसमें प्रश्न 2 है आपका, लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। मैंने कहा शायद हो सकता है कि वो लेखिका का क्या ले रहा हो, इंटरव्यू ले रहा हो, है ना। तो उसी को हम उसी को वो सर्वर वही रहा होगा शायद, मेरे हिसाब से। फिर भाषा की बात में आपका, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांटकर लिखो, उनके भाववाचक संज्ञा बताओ क्या क्या आया था इसमें, याद है आपको कुछ। दौड़ना, है ना, दौड़। उभार आया था, उभारना, है ना। गूंजना, गूंज। खींचना का खींच, है ना। बदलना का बदलाव हो सकता है ना। ये सब चीज़ें थी इसमें, आप बाकी आप छाट के देखना, है ना। फिर इसमें दिया है प्रश्न 2, 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों का प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इनमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इनमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। तो आपको इसमें उन्होंने ऑप्शन दिए हैं, उसको लिखना है आपको कि कौन सा विशेषण है ये। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, है ना। अब दर्जन है ना, तो किसे बोलेंगे इसमें, किस में लेंगे इसको, दर्जन को काउंट कर सकते हो, है ना। तो उन्होंने कहा किस में आएगा, निश्चित संख्यावाचक में लिखेंगे हम इसे, है ना। 2 किलो प्याज, अब किलो है, तोल रहा है, नाप तोल हो रही है, तो क्या लिखेंगे, निश्चित परिमाणवाचक में आएगा। कुछ बच्चे आ रहे हैं, अब कितने हैं ये नहीं पता, 1 है, 2 है, 3 है ना। तो इसे हम किस में लेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक में लेंगे। सभी लोग हंस रहे हैं, अब कितने हैं, 4 है, 5 है, 3 है, 10 है ना, नहीं पता, तो अनिश्चित संख्यावाचक में इसको हम रखेंगे। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, ये क्या आएगा आपका, सर्वनामिक विशेषण में आएगा, है ना। तो उसने क्या बोला, इसे सर्वनामिक विशेषण में हम रखेंगे, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, ठीक है। इसमें आपका प्रश्न 3 है, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रही हैं, इसलिए ये सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं।
पाठ में ऐसे 5 उदाहरण छाट कर लिखो, है ना। तो आपके पाठ में से देखना था हमें से, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते थे, है ना। उन दिनों कुछ घरों में क्या थे, ग्रामोफोन थे। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं है। अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे आदि, है ना। है ना, ये सब चीज़ें आपकी आपकी किस में आती हैं, ये सब, है ना, सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। अब ये अपना अभ्यास प्रश्न है, आप अपना घर पे करना, है ना। धन्यवाद।